स्वागत है आपका रेनेसाइस में। मैं रवि कुमार। आज मैं प्रस्तुत हूँ मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के साथ। ये आपकी जेपीएससी सेकेंड पेपर का 5वां टॉपिक है जो मैं वीडियो बना रहा हूँ। इस टॉपिक में सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ जो आपने सबसे पहले पढ़ा था मुंडा शासन व्यवस्था और ये है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। ये दोनों में काफ़ी अंतर है, दोनों को एक समान समझने की भूल नहीं करें। अब आइए चलते हैं मुंडा शासन व्यवस्था। ये वास्तव में वर्तमान में झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में वो जनसंख्या है, वहीं पर मुंडा शासन व्यवस्था आज भी लागू है। वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था के साथ साथ सह अस्तित्व में है। जिस ढंग से पिछले दो तीन जो भी जनजातीय शासन व्यवस्था में मैंने बताया है कि सबसे निचले स्तर का अध्ययन से 80% अध्ययन हो जाता है, उसी तरह से यहाँ भी अगर आप सबसे निचले स्तर के शासन व्यवस्था को अध्ययन कर लेते हैं, ग्राम स्तर के शासन व्यवस्था को, तो लगभग पूरा का पूरा शासन व्यवस्था आप अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं स्तरों की बात करता हूँ। कुल 3 स्तर थे। ग्राम स्तर पर जो मुंडा, और उसके बाद पीर और फिर मानकी। मुंडा जो होते थे ग्राम प्रधान होते थे, इन्हें दीवानी, प्रशासनिक, न्यायिक सभी तरह के अधिकार थे, धार्मिक अधिकार भी थे। चूंकि इन पर दायित्व अधिक था इसलिए इनके सहयोग के लिए कई तरह के अधिकारियों की भी नियुक्ति की जाती थी। उसमें सबसे महत्वपूर्ण थे डाकुआ, जो वास्तव में संदेश वाहक थे। पहले आपने उरांव शासन प्रणाली में पढ़ा था गुड़ायत, संथाल में भी गुड़ायत थे। संदेश वाहक के रूप में वो कार्य करते थे, यहाँ डाकुआ कार्य करते थे। डाकुआ जो मुंडा के किसी भी राजनीतिक हो या राजस्व से संबंधित हो, धार्मिक हो, उस फैसले को गांव वालों तक पहुंचाते थे और किसी भी बैठक के आयोजन की जानकारी भी गांव वालों को डाकुआ के द्वारा ही दिया जाता था। इसके अलावा एक तहसीलदार का पोस्ट था, उसका काम था कर संग्रहण करना। तहसीलदार आज भी उत्तर प्रदेश में नियुक्त होते हैं लोक सेवा आयोग के द्वारा, उनका भी यही काम है। लेकिन तहसीलदार के संदर्भ में एक बात याद रखिएगा, ये काम करते थे मुंडा के ऊपर वाले जो स्तर है मानकी, उनके अंडर में। लेकिन कोई भी विवाद होता था टैक्स से रिलेटेड, तो उस विवाद को पहले सुलझाना था मुंडा के साथ, नहीं सुलझता था तब मानकी के पास, ठीक है। तो उनका टैक्स कलेक्शन कार्य था। इसके बाद आते हैं धार्मिक पक्ष पर। धार्मिक पक्ष में जो सबसे महत्वपूर्ण थे वो थे आपके द्यूरी। द्यूरी जो होते थे धार्मिक विवादों में फैसला लेते थे और साथ ही किसी भी तरह के पूजा पाठ, धार्मिक उत्सव या शादी विवाह सभी में वो पुरोहित के रूप में कार्य करते थे। चूंकि उनका कार्य भी व्यापक था इसलिए उनकी सहायता के लिए एक यात्रा द्यूरी की नियुक्ति की जाती थी जो उनकी अनुपस्थिति में कार्य करते थे। अब अगले स्तर पर आते हैं। मुंडा के ऊपर एक पीर नाम की व्यवस्था भी पाई जाती है। वो समान रूप से माना जाता है कि 5 से 10 गांव का था, लेकिन इसकी संख्या निश्चित नहीं थी। इससे अधिक या कम गांव भी हो सकते थे। कई बार ऐसा होता था कि अधिक गांव अगर पीर के अंतर्गत आ गए तो कई मुंडा और मानकी भी एक पीर के अंदर आ सकते थे, इसलिए इसकी संख्या निश्चित नहीं थी। एक और जो इससे ऊपर स्तर हुआ मानकी, उसमें 15 से 20 गांव होते थे। मानकी के अंदर में जो मैंने अभी बताया कि तहसीलदार वर्क करते थे, ठीक है। और जब भी कोई भी विवाद पर फैसला मानकी स्तर पर होता था और उसके द्वारा जब बैठक बुलाई जाती थी तो उस मानकी के अधीन आने वाले सारे मुंडा और डाकुआ को बैठक में उपस्थित रहना अनिवार्य था। अब आते हैं अपराध और दंड व्यवस्था पर और कुछ विवादों पर। यहाँ जो अपराध थे, हल्के अपराध और संगीन अपराध थे, तो दंड भी हल्के और संगीन थे।
कड़े थे। संगीन अपराध पर पहले बात करते हैं। उसमें यौन दुराचार, यौन दुष्कर्म को संगीन माना जाता था। खास करके सगोत्रीय या रक्त संबंध की स्थिति में अगर यौन दुराचार किया जाता था वो बहुत ही गंभीर अपराध था। उसके लिए जो दंड था वो सामाजिक बहिष्कार। दूसरा था डायन प्रथा पर इन लोग विश्वास करते थे, चूँकि आज ही से अंधविश्वास घोषित किया जा चुका है। लेकिन अगर किसी महिला पर डायन होने का शक होता था तो उसकी जांच पूरी तरह से की जाती थी और पर्याप्त सबूत मिलने पर उन्हें सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता था। ये दोनों हुआ कड़ा दंड। इसके अलावा अगर कोई अन्य जाति से संपर्क रखता था तो उस स्थिति में भी इसे एक अपराध माना जाता था, लेकिन ये सामान्य अपराध था। इसलिए अगर ऐसे व्यक्ति पूरे ग्रामीणों को भोज भात वगैरह दे दिया जाए तो उसे फिर से अपने गोत्र में शामिल कर लिया जाता था। इसके अलावा अन्य अपराध थे, चोरी, मारपीट। तो उस स्थिति में कुछ जुर्माना लगाए जाते थे या सामग्री ली जाती थी। इन्हें जो है सुरक्षित रखा जाता था और जब कोई भी सामाजिक या सार्वजनिक उत्सव समारोह होते थे तो वहाँ पर इन सामग्रियों और पैसे का प्रयोग होता था। दूसरी ओर घरेलू विवाद हो सकते थे या संपत्ति से संबंधित विवाद हो सकते थे, भूमि से संबंधित विवाद हो सकते थे। ये विवाद थे। इन सभी का फैसला अगर न्यायिक प्रणाली पर आप जाइए तो सबसे पहले जो शुरू होता था वो होता था मुंडा स्तर से। मुंडा के विरुद्ध मानके में अपील किया जा सकता था और मानके में भी अगर फैसला नहीं हो पाया मानके स्तर पर भी तो 3 मानकियों की एक समिति बनती थी और वहाँ पर आपसी सहमति से फैसला होता था। तो इस ढंग से इनकी व्यवस्थाएं थी। अब हम लोग बात करते हैं कि अंग्रेजों के आने के बाद क्या प्रभाव पड़ा मुंडा हो प्रशासन पर। तो मुंडा मानकी प्रशासन अन्य जनजातीय प्रशासन की तरह बहुत ही संवेदनशील था। अंग्रेजों ने कर व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया, उनके सामाजिक और सांस्कृतिक धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, जिसके कारण वो विद्रोही बन बैठे और 1831-32 का प्रसिद्ध कोल विद्रोह हुआ। 1831-32 का जो प्रसिद्ध कोल विद्रोह हुआ, इसके कारण इस पूरे क्षेत्र में अशांति मच गई। अंग्रेजों को भी लगा कि यह उचित नहीं है कि इनके साथ कड़ाई से पेश आया जाए। इसके बाद इसमें प्रसिद्ध कोल विद्रोह हुआ। इस कोल विद्रोह के बाद अंग्रेजों को भी प्रतीत हुआ कि इनके साथ कड़ाई करके कोई फायदा नहीं है, इनके साथ समझौता करना ही उचित है। यही कारण था जब रांची में विल्किंसन कमिश्नर बनकर आए तो उन्होंने एक विल्किंसन रूल को लागू किया 1837 में। यह रूल काफ़ी अच्छा था। मुंडा को अपने गांव का राजा मान लिया गया, मुंडा और मानकी के पद को वंशानुगत कर दिया गया। इसके अलावा मुंडा और मानकी को 4-5 डाकुआ भी अपने नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। अपने सामाजिक, धार्मिक, वैवाहिक इत्यादि रीति रिवाजों में अपने अनुसार पालन करने की इजाज़त दी गई। कई अपराधों के लिए दंड देने का अधिकार दिया गया। इसी तरह उनको कई तरह की स्वायत्तता दी गई, जिससे इस क्षेत्र के जनजाति संतुष्ट हुए। हालांकि हत्या एवं अन्य संगीन अपराधों की कार्रवाई जो होती थी वो अभी भी अदालत से होती थी। एक जो इनको अधिकार दिया गया, आर्थिक अधिकार, इसमें जो प्रावधान था, प्रत्येक मुंडा को अपने गांव से प्रत्येक माह 1 रुपये यानी कि 16 आने संग्रहण करना था और उस मानकी को, अपना मानकी को देना था। लेकिन वो पूरा नहीं देता था, 12 आना देता था। 4 आना अपने खर्च के लिए रखता था, अपने गांव के विकास के लिए। अब मानकी जो है 12 आना अंग्रेजों को देता था, कंपनी को। उसमें 1 आना उससे वापस कर दिया जाता था। इस ढंग से मुंडा शासन व्यवस्था
अंग्रेजी शासनकाल में चली और जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई भारत को, उसके बाद मुंडा मान के शासन व्यवस्था को मान्यता दिया गया और आज भी वह आधुनिक पंचायती शासन व्यवस्था के साथ सहअस्तित्व में चल रहा है। और मुंडा और मानकी को सरकार की ओर से मानदेय भी दिए जा रहे हैं। इस तरह जो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था समाप्त होता है। धन्यवाद। इनकी समानता थी और दोनों में काफ़ी अंतर है, मुंडा प्रशासन और मुंडा मानकी पीर में। यहाँ 5 से 10 गांव पीर में हैं, मानकी 15 से 20 गांव हैं। मुंडा के सहयोगी अधिकारी जो हैं डाकुआ हैं, देवरी हैं, यात्रा देवरी। यहाँ दोबारा मैंने लिख दिया है, यहाँ स्पष्ट हो रहा था, देवरी यात्रा देवरी। एक तहसीलदार हैं, इसके लिए एक सूत्र भी मैंने बना दिया है, डाकू तहसीलदार आया दिया जलाया। आया और जलाया साइलेंट होगा। डाकू का अर्थ हो गया डाकिया, तहसीलदार तो तहसीलदार ही हुआ। दी और याद से हो गया डाकुआ और यात्रा देवरी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फिर जो है 5 से 10 गांव की इकाई थी। कभी कभी ये काफ़ी बड़े हो जाते थे जिसमें मुंडा मान के शामिल हो जाते थे। और मानकी 15 से 20 गांव और मुंडा की अपेक्षा नॉर्मल है कि इनकी शक्तियाँ ज़्यादा थी। न्याय व्यवस्था में जो है आपका दंड गंभीर या हल्का दोनों था, अपराध के अनुसार निर्धारित था। सबसे कड़ा दंड जो है रक्त संबंधियों में यौन संबंध के लिए सामाजिक बहिष्कार दिया जाता था। डायन सिद्ध होने पर भी सामाजिक बहिष्कार। जनजातियों के यहाँ खाना पीना को सामान्य अपराध माना जाता था। इसमें ग्रामीणों को भोज भात देने पर फिर से जाति में शामिल कर लिया जाता था। अब आगे देखते हैं। साधारण अपराध में नगद या सामग्री के रूप में जुर्माना लिया जाता था। सामूहिक समारोह वगैरह में इससे प्रयोग किया जाता था। कुछ विवाद भी हैं, जमीन हो, संपत्ति हो, पारिवारिक झगड़ा हो। फैसला तो पहले आपका मुंडा के पास, फिर मानकी के पास। वहाँ भी नहीं हो पाया तो 3 मानकियों की समिति बनती थी, वहाँ पर फैसला होता था। अब अंग्रेजों के आगमन के बाद का अध्ययन करते हैं तो यहाँ कोल विद्रोह जो था आपका 1830-32 में, वो महत्वपूर्ण है। फिर विल्किंसन रूल मैंने बता ही चुका हूँ वीडियो में। और यहाँ पर कुल 32 भाग थे। मुंडा को राजा बना दिया गया था। मुंडा मान के वंशानुगत थे। इन्हें डाकुआ भी नियुक्त करने का अधिकार था। छोटे मोटे अपराधों के लिए, सामाजिक पक्षों पर इत्यादि के लिए निर्णय मुंडा ले सकते थे। यहाँ 16 आना जो थे उसमें 12 आना मानकी को देते थे मुंडा, अपने गांव से जो वसूलते थे। और मानकी को इस 12 आना में 1 आना मिलता था, 11 आना अंग्रेजों को जाता था। वर्तमान में सरकारी पंचायत और मुंडा मान के सहअस्तित्व में। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग हमारे फेसबुक पेज और ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और तैयारी अच्छी तरह से कीजिए। धन्यवाद।